हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ द बुक फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी बाय रिचर्ड जे। इसमें हम जानेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ऑलरेडी पुरानी चैप्टर्स में हम कवर कर चुके हैं आर्थ्रोपोड प्लांट को, इंसेक्ट के एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, इंसेक्ट के इंटरनल बॉडी पार्ट्स। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइजेशन को डिटेल में समझने से पहले हमें समझना जरूरी है मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है। मियोसिस एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि हमें हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं, मतलब कि जिनका क्रोमोसोम नंबर n होता है, और माइटोसिस में हमें वो सेल्स मिलते हैं जिनका क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। यानी कि अब हम इस चीज को रिलेट करते हुए अपने इंसेक्ट सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। इवेंट्स सिमिलर हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज, टीलोफेज, ये सभी रहते हैं। बट इसमें मियोसिस 1 मियोसिस 2 करके हम इसे कैटेगराइज करते हैं, लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। बात करते हैं इंसेक्ट्स में। जो एग में स्पर्म का पेनिट्रेशन होता है, वो इवेंट जनरेट करता है मियोटिक डिवीजन को, जिससे कि हमें जो न्यूक्लियस मिलता है वो होता है हैप्लॉइड, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम रखता है। फिर वो फर्दर फ्यूज करता है स्पर्म न्यूक्लियस के साथ। ठीक है। उसके बाद जो जाइगोट बनेगा, अब वो आ गया 2n। तो वो जो वो जो इवेंट अंडरगो करेगा वो इवेंट है माइटोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो समझना जरूरी है इस फैक्ट को। ठीक है। कुछ जो न्यूक्लियस होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और वो बन जाते हैं विटेलोफैग्स, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स हैं ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं विटेलोफैग्स। ये क्या हैं? ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्लास्टोडर्मल न्यूक्लियाई से डिराइव होते हैं, जो कि रहते हैं योक में, बट एक्ट करते हैं एक प्राइमरी एजेंट की तरह डाइजेशन के लिए, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए, उसके पूरे एम्ब्रायोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान। चाहे वो लाइसोसोम का बनाना हो, चाहे वो इनगल्फ करना हो योग के ग्रैन्यूल्स को, इवन डेड जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं उनको भी एसेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ताकि वो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट कर सके और मिडगट की जो लाइनिंग है वो उसमें उसकी फॉर्मेशन में वो हेल्प कर सके। तो इस तरीके से विटेलोफैक्स का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है? हर प्रोड्यूस जो होगा सेल मेम्ब्रेन का, प्लस जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म क्या है, हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। कुछ जो ब्लास्टोडर्म के पार्ट्स होते हैं वो कवरिंग बन जाते हैं, जैसे कि सिरोसा और एमनियन, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें कि अंदर सारे प्रोसेसेस होते हैं, उससे लेकर के थिकन्ड एरियाज जो होते हैं जहाँ की वेंट्रल प्लेट होती है, सभी एरियाज में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट स्टेजेस में जाने में क्या होगा कि डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है वो माइग्रेट करता है योग के थ्रू, और उस प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्टोकाइनेसिस। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इवेंट है, क्योंकि जो मूवमेंट्स होते हैं इसमें अब दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। एक वो केस है जहाँ पे कि योग काफी ज्यादा है, एक वो केस है जहाँ पे कि योग कम है। जहाँ योग कम है वहाँ मूवमेंट्स कम होते हैं, जहाँ योग ज्यादा रहता है वहां पे मूवमेंट्स भी ज्यादा रहते हैं, जैसे कि अंडरगो करना मेटामॉर्फोसिस का इवेंट, वहां पे इस तरीके के इवेंट्स भी ज्यादा रहते हैं। ठीक है। जॉनसन एंड बट ने 1941 में और हेगन ने 1951 में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी है एम्ब्रायो के डेवलपमेंट्स के बारे में। समरी में बात करें तो जो वेंट्रल प्लेट जो होती है, वेंट्रल मतलब कि जो आगे की प्लेट होती है, वो डबल लेयर से फॉर्म होती है, जिसमें कि पहली लेयर होती है एक्टोडर्म जो कि एक्सोस्केलेटन बनाती है, अगली लेयर होती है मेसोडर्म जो कि ऑर्गन्स डेवलप करती है। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इससे डिराइव होते हैं, प्रेजेंस या जो एब्सेंस होती है थर्ड लेयर की, जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं, जो कि इनर लाइनिंग्स बनाती है, वो काफी एनिमल्स में इनकंक्लूसिव होती है। किसी में हो भी सकती है, किसी में नहीं भी होती है। वेंट्रल साइड की बात करें, आगे के हिस्से की बात करें, तो उसमें इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं या जो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स कवर होते हैं वो होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम जो कि डेवलप करता है पहले, उसके बाद आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा डेवलप होता है। और जो डॉर्सल क्लोजर होता है, पीछे का जो पोर्शन है डॉर्सल साइड में जो क्लोजर्स होते हैं, वो डॉर्सम के थ्रू, जो कि एम्ब्रियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ से कि डॉर्सल वेसल्स भी जनरेट होती हैं, वहां पे रहती हैं। अब एक कैविटी है, एक इम्पॉर्टेंट कैविटी एग्जिस्ट करती है एलिमेंट्री केनाल के बीच में और एक्सोस्केलेटन के बीच में। ये कैविटी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे एनालिड्स हैं। एनालिड्स में इस कैविटी को बोला जाता है सीलम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैविटी को कहते हैं एनालिड्स के केसेस में सीलम, लेकिन अदर केसेस में इसको हम नाम देते हैं हेमोसील का, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हेमोसील। अब कुछ इवेंट्स जैसे कि सेगमेंटेशन है या टैगमोसिस है, जो कि एक्सोस्केलेटन में होता है या मसल्स में होता है या नर्वस सिस्टम में होता है, वो अकर करता है। ऑल्दो कंप्लीट पार्टीशन रहता है सेगमेंट्स के और मेटामियर्स के बारे में,
मतलब दोनों के ही जो सेगमेंट्स होते हैं मेटामियर्स में, बट वो डेवलप इसमें नहीं करते हैं। अब अर्ली स्टेजेस जो इंसेक्ट के होते हैं वो किस तरीके से जाते हैं हम इसमें देख सकते हैं। जाइगोट न्यूक्लियस था, यहाँ पे क्लीवेज न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे ब्लास्टोडर्म फॉर्म हो गई, यहाँ पे फ्यूचर का सिरोसा और एम्नियन तैयार हो गया। ये इसकी वेंट्रल प्लेट है जिससे कि फ्यूचर में एम्ब्रियो बनेगा। ये है माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जिसमें कि माइग्रेशन हुआ पेरिफेरी की तरफ, यहाँ पे ये पेरिफेरी की तरफ मूव करे, सेल मेम्ब्रेन लेट डाउन हुई और ब्लास्टोडर्म यहाँ पे फॉर्म हुआ। ब्लास्टोडर्म के फॉर्म होने के बाद सेल डिटर्मिनेशन हुआ एम्ब्रियो और मेम्ब्रेन्स के बीच में। यहाँ पे हमने सिरोसा और एम्नियन की बात करी। उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप किया, गैस्ट्रुलेशन फेज में गया, सेगमेंटेशन हुआ एंड डिफरेंशिएशन हुआ। प्रॉपरली समझें तो क्या होता है, जाइगोट जब डेवलप करता है एक तो स्ट्रक्चर बना आपका स्पर्मेटोगोनिया ओगोनिया, जो आपका मेजर इवेंट है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लास्टोडर्म है इसके दो पार्ट्स हो गए, ये एक तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन गया, एक वेंट्रल पार्ट हो गया। जो वेंट्रल पार्ट या वेंट्रल प्लेट है वो कन्वर्ट होगा तीन इवेंट्स में। एक बनेगी एक्टोडर्म, एक्टोडर्म जो कि सारे एक्सटर्नल काम करेगी, यानी कि एक्सोस्केलेटन एपिडर्मिस है, ट्रेकियल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एपिडर्मिस है, वो सब ये एक्टोडर्म देखेगी। फिर आती है मीजोडर्म। मीजोडर्म में आ गई हमारी मसल्स, फैट बॉडी, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सारा कुछ मीजोडर्म देखेगी। एंडोडर्म जो होगी वो मेसेंड्रोन की एपिडर्मिस देखेगी। तो इतने इतने इवेंट्स इनके डिफरेंशिएटली क्लियर्ड होते हैं। रेट जिसमें कि डेवलपमेंट अकर करेगा वो वेरी करता है अलग अलग फीड फैक्टर्स पे। पहला है टेम्परेचर की, टेम्परेचर इंसेक्ट्स का, क्योंकि इंसेक्ट्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं इसलिए टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कैसे होता है, जो कोल्ड ब्लडेड है, जैसे कि आपको पहले तो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में डिफरेंस पता चलना चाहिए। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जिनका टेम्परेचर वेरी करता है एनवायरनमेंट के साथ, और वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो कि मेंटेन करके रखते हैं रिलेटिवली कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब जिन इंसेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं उनके केस में, या उन पर्टिकुलर एनिमल्स के केस में ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर रह जाता है, ठीक है। अगला होता है डायापॉज या फिर सस्पेंडेड डेवलपमेंट, जो कि इंड्यूस किया जाता है एनवायरनमेंट के द्वारा या फिर ऑब्लिगेटरी जेनेटिक कंट्रोल के द्वारा। डायापॉज मतलब एक ऐसा सस्पेंडेड ग्रोथ स्टेज होता है जिसमें कि आपकी बॉडी में कोई हलचल या जो एनर्जी जहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, जहाँ आपको ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, वो आपका सस्पेंड हो जाता है। ये जनरली कब होता है, जब टेम्परेचर वेरी करता है या जब टेम्परेचर एक्सट्रीम्स पे जाता है। मेजरली आप पोलर पोलर एनिमल्स जो हैं उनमें ये देख सकते हैं। जो ये डायापॉज है या सस्पेंडेड डेवलपमेंट है, स्पेशली जहाँ पे कोल्ड विंटर्स पड़ती हैं या लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्रॉट होते हैं जहाँ पे खाना नहीं मिल पाता, उनमें आप देखने को मतलब फील कर सकते हैं। एमर्जेंस जो होती है एग की, वो अकम्प्लिश करी जाती है अलग अलग तरीके से। इमेच्योर में इधर क्या कर सकता है, वो च्यू कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है कोरियन का पोर्शन। अदर स्पीसीज में इंसेक्ट पुश करता है अगेंस्ट द परफॉर्म्ड वीकेंड एरिया जो कि एग में होता है, या फिर यूज करता है स्पेशली हैचिंग स्पाइंस को या बस्टर्स को। द स्टिमुलस या फिर जो भी स्टिमुलाई होता है किसी भी केस में इनिशिएट करता है एमरजेंस को, जो कि पुअरली अंडरस्टूड है, बट एक्सेप्ट कुछ स्पीशीज को छोड़ के वो सिमिलर प्रोसेस फॉलो करता है। जैसे कि मिल्कवीड बग में हम एम्ब्रायोलॉजी को समझते हैं, यहाँ पे एनवेलप और योक डाइसेक्ट हो चुके हैं। 71 आवर्स, 91 आवर्स, 101 आवर्स, आप अलग अलग टाइम पीरियड्स में इसका डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरीके से ये मतलब मूव हो रहा है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, आप इसमें देख सकते हैं। अब हम आ गए पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है, अब हम पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स पे आ गए हैं। पहला है ग्रोथ एंड एक्डाइसिस। क्या है ग्रोथ, जो एनिमल्स में होती है वो रिप्रेजेंट करती है सिंथेसिस नए प्रोटोप्लाज्म का, और नॉर्मली एकम्पनी होता है इसमें सेल डिविजन। प्रोटोप्लाज्म में नया मिलेगा, इसको सेल डिविजन नहीं होगी। इस तरीके से आप बात कर सकते हो कि एक नया बच्चा आपके घर में आया है, आपने उसको नए कपड़े दिए हैं, और उसकी सेल डिवीजन भी नॉर्मली एकम्पनी आप कर रहे हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स में बात करें, जो प्रोसेस होता है वो लिमिटेड होता है साइज की वजह से या फिर एबिलिटी ऑफ एक्सोस्केलेटन की वजह से एनलार्ज करने की। जब एक मैक्सिमम साइज रीच हो जाता है तो रिस्ट्रिक्टिव इंटेग्यूमेंट्स रिमूव कर दिए जाते हैं या रिप्लेस कर दिए जाते हैं बड़े इंटेग्यूमेंट से, अगर फर्दर ग्रोथ उसमें होती है। कैसे पॉसिबल होगा, अगर नया आएगा तो पुराना चला जाएगा, उस इवेंट को कहते हैं मोल्ड या फिर इक्डाइसिस।
अगर डिपोजिशन बाहर से है तो ओल्ड वन बाहर को स्प्लिट करेगा या डाइजेस्ट करेगा, उसे निकाल देगा, मोल्टिंग फॉलो होगी। पहले एपिडर्मिस लूज करेगी, पहले जो एपिडर्मिस की लेयर है वो लूजन होगी, क्यूटिकल से और इंटेग्यूमेंट से सिक्रीट करेगी ओल्ड वन को। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एपिक्यूटिकल है, एक्सोक्यूटिकल है, एंडोक्यूटिकल है और ये एपिडर्मिस है। क्या हुआ, एपिडर्मिस सेपरेट हुई क्यूटिकल से और स्पेस को फिल किया गया मोल्टिंग जेल से, जिसमें कि कुछ एंजाइम्स भी आए। ठीक है, बहुत ही बारीक डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आ गया आपका मोल्टिंग जेल। कुछ जो नए एपिक्यूटिकल डिपॉजिट्स हैं इस प्रोसेस में ऐड हुए। ये आपकी ओल्ड एपिक्यूटिकल थी, ये आपकी नई एपिक्यूटिकल है। नई नीचे से आ रही है, ऊपर से जो है वो बाहरी लेयर जो है वो आपकी आउटर लेयर है। इसमें क्या हुआ कि एंजाइम्स एक्टिवेट हुए, जेल फ्लूइड बने, एंडोक्यूटिकल्स और कुछ एक्सोक्यूटिकल डाइजेस्ट हुए, एब्जॉर्ब हुए, प्रोक्यूटिकल्स जो हैं फोल्ड्स में आए। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर तैयारी हो चुकी है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका प्रोक्यूटिकल। ये क्या है, प्रोक्यूटिकल क्या करेगा, वो डिफरेंशिएट करेगा एक्सोक्यूटिकल को एंडोक्यूटिकल से। जब मोल्ट होगा, स्ट्रेचिंग होगी, उसके बाद वो उसको मूव कर देगा। ये प्रॉपर प्रोसेस इसमें रहती है। इंसेक्ट बीच में एयर ड्रॉ करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल्स को, देयर बाय बॉडी के प्रेशर को बढ़ाएगा, जब तक कि ओल्ड स्केलेटन ब्रेक नहीं हो जाता है। और सर्टेनली कहीं पे जो वीक पॉइंट्स है वहां से ये प्रोसेस इनिशिएट होके आगे फर्दर जाता है। अब मोल्टिंग को एक बार छोटा सा दो तरीके से समझते हैं। ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है, दो केसेस हैं, एक आपका हेमी मेटाबॉलिक स्टेज है, एक आपका हूलो मेटाबॉलिस है। इसको क्या है ये, इसको तो मैं आगे बताऊंगी आपको, फिलहाल आप प्रोसेस समझो। एग जो था, इसमें मोल्ट हुआ, फर्स्ट इंस्टार स्टेज आई, फिर आया आपका सेकेंड इंस्टार स्टेज, कुछ इस तरीके का डेवलपमेंट हुआ, थर्ड इंस्टार स्टेज आई, फोर्थ इंस्टार आया, फिफ्थ इंस्टार आया, फाइनली मोल्ड और प्यूपेशन हुआ, फाइनली एडल्ट कन्वर्ट हो गया। ये एक इवेंट है। इस इवेंट को मैं आपको सब्सटेंशिएट करूंगी अब आगे आने वाले स्लाइड से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है, जैसे कि हमने बताया कि वीक पॉइंट से वो उसको हटाएगा। अब कुछ इसमें जो वीक पॉइंट्स रह जाते हैं वो एक्डाइसियल सचर्स हो जाते हैं, जैसे कि हेड या थोरेक्स। पेरिस्टाल बार बार धीरे धीरे कांस्टेंट एक रिदमिक मूवमेंट वो करेगा, जिसमें कि ओल्ड एक्सोस्केलेटन, जिसको वो एक्सुवियम कहेगा, यानी कि एक्सो मतलब जाने वाला, एक्सुवियम, उसको वो पोस्टेरियरली निकाल देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉकरोच की मोल्टिंग हुई है, इसने अपने ओल्ड एक्सोस्केलेटन को शेड कर दिया है। ठीक है, कुछ केसेस में तो ऐसा होगा। विद कुछ होंगे जो कि उसको फ्लूइड रखेंगे, रिमेन करेंगे मोल्टिंग को, फ्लूइड को, जो कि लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करेगा। बिकॉज हाई बॉडी प्रेशर है, मेंटेन करना होता है। नए इंटेग्यूमेंट्स जो आएंगे वो स्ट्रेट आएंगे और वो स्ट्रेच्ड होंगे। जब इंटेग्यूमेंट एक्सपैंड करेगा, टैनिंग और स्क्लेरोटाइजेशन जैसे इवेंट्स में होंगे, धीरे धीरे अदर लेयर्स में डिपॉजिट होंगी। जब एक्सोस्केलेटन हार्ड हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स करेंगी, एयर एक्सहेल होगी और जो स्पेस होगी वो फाइनली अवेलेबल हो जाएगी प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस के लिए। तो फाइनली आपका नया जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाता है। सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्यूटिकल से लाइंड होते हैं, जो कि पार्ट लेते हैं मोल्ड के प्रोसेस में, इंक्लूडिंग जो इंटेग्यूमेंट, जो ट्रैकिया की लाइनिंग है, स्टोमोडी स्टोमोडियल है, प्रॉक्टोरियल की इंटिमा की लाइनिंग है, सब कुछ। ये इम्पोर्टेंट है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि वो बहुत ही ज़रूरी होता है ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में। ठीक है, जो प्रोटेक्शन होती है, जो अफोर्ड की जाती थी, जो एक्सोस्केलेटन से होती थी, वो रिमूव होती है। और इंसेक्ट इस समय में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है किसी भी प्रेडेटर के अटैक के लिए। इसलिए इस समय जो होता है उसमें केमिकल और फिजिकल फोर्सेस का अटैक भी हो सकता है, वाटर लॉस भी हो सकता है, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनके लिए एनिमल इस केस में वल्नरेबल होता है। वाटर लॉस जो होता है बट मिनिमाइज किया जा सकता है किस तरीके से, लिमिट करके प्रोसेस को पीरियड्स में हाई ह्यूमिडिटी के। तब वाटर लॉस क्रिटिकल होता है, अप टू 6 टाइम्स नॉर्मल लॉस हो सकता है, और मोल्ट भी कम्प्लीटली रैपिड हो सकता है। ओकेजनली इंसेक्ट्स जो पाए जाते हैं, जिनके पार्ट्स एक्सोस्केलेटन हटाए हुए होते हैं, वो स्टिल बॉडी को एडह्योर करते हैं। जैसे कि आपका एडल्ट से प्यूपा का जो स्टेज है, उस स्टेज को आप इसके साथ समझ सकते हैं। इसमें जो बॉडी है, इंस्टार्स हैं, जो स्टेजेस हैं, जो इसमें क्या होगा, ये इंडिकेट करेंगे अलग अलग सचर को, जो कि स्प्लिट करेगा। रैपिड इवेपोरेशन होगा, मतलब उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी उस इवेंट में लगेगी।
अगर वाइटल एरिया जैसे कि ट्रैकिया का सिस्टम है, हेड कैप्सूल है, ये नहीं प्रॉपरली शेड होगा तो हो सकता है कि एनिमल की इसमें डेथ भी हो जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। ज़्यादातर प्रोटोप्लाज्म जो होता है ऐड होता है मोल्ड्स के बीच में, दो मोल्ड्स के बीच में, मोल्ड के सेल्स के बीच में प्रोटोप्लाज्म ऐड होता रहता है। जो एक्डाइसिस होती है वो सुपरफिशियली ग्रोथ देती है, डिसकंटिन्यूअस अपीयरेंस होती है, डिवाइड करती है इंडिविजुअल डेवलपमेंट साइकिल को, और सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम इंस्टार्स कह रहे हैं। इंस्टार बेस्ट डिफाइन कैसे किया जाता है? इंडिविजुअल बिटवीन द मोल्ड्स, इस तरीके से हम उसे डिफाइन करते हैं, अलग अलग स्टेज के बीच में। इंस्टार जो पहला इंस्टार होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंसेक्ट का हैचिंग से, जिसे हम इक्लोजन भी कहते हैं, इक्लोजन भी कहते हैं, जो कि पहला मोल्ड होता है। ऑल्दो जो वेरिएशन होता है, ये जो पहला इंस्टार है, ऑल्दो जो पहला जो वेरिएशन होता है एग्जिस्ट करता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्ड और मोल्ड कितने होंगे, कितने इंस्टार होंगे, वो रिलेटिवली वेरिएबल होता है। एवरेज जो सेट होता है कंप्लीट करता है 4 से 6 इंस्टार्स। डेविएशंस आते हैं स्पीशीज में, जो कि रिजल्ट करता है अलग अलग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकता है टेम्परेचर का रीजन हो सकता है या सेक्स, इंडिविजुअल का सेक्स उसका रीजन हो। अलग अलग रीजंस की वजह से कम या ज़्यादा वो हो सकते हैं। जो इंजरीज होती हैं इंटेग्यूमेंट में, उनको रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी का इवेंट होता है। मेंडिंग इन्वॉल्व करती है एग्रीगेशन सेल्स का, जिसमें कि वुंड के अराउंड वो एग्रीगेट हो जाते हैं। डिपोजिशन होती है, क्यूटिकल एक्सटेंड होता है वहाँ पे। रीजनरेशन या फिर जो इंजर्ड पार्ट्स होते हैं वो भी पॉसिबली इस मोल्ड के दौरान वो हील हो जाते हैं। अगला इवेंट आता है मेटामॉर्फोसिस। ये इसमें हम इसको आगे समझें उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि मेटामॉर्फोसिस जो इवेंट है वो एक प्रोसेस होता क्या है। ये बेसिकली एक चेंज है ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंसेक्ट के, जो कि उसकी लाइफ साइकिल में होता है। बर्थ से लेकर के उसकी मेच्योरिटी के बीच में काफी सारे स्टेजेस उसकी लाइफ में आते हैं, और जो स्टेजेस उसकी लाइफ में आते हैं वो इवेंट बन जाते हैं मेटामॉर्फोसिस का। प्रिमिटिव इंसेक्ट्स में बात करें जैसे कि कोलम्बोला है या थाइसनूरा है, इसमें जो बॉडी के प्रोपोर्शंस हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो सिमिलर रहते हैं हर एक मोल्ड के दौरान या हर एक डाइसिस के इवेंट। मोल्ड मतलब कि जब उसकी बॉडी चेंज हो रही है अलग अलग स्टेज में, उस दौरान इनकी बॉडी सिमिलर रहती है। कुछ स्पीशीज हैं जो कि कैटेगराइज की जाती हैं ए मेटाबोला के नाम से। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए कि लेस देन जो 1% इंसेक्ट स्पीशीज हैं वो एग्जिबिट करती हैं इस पैटर्न को, और वो रेयर 1% में आता है ए मेटाबोला। जो इमेच्योर्स होते हैं वो सेम हैबिटेट में रहते हैं और वो फीड करते हैं सेम फूड जो कि एडल्ट्स खाते हैं, एंड दोनों ही इमेच्योर्स और एडल्ट्स कैपेबल होते हैं मोल्टिंग के लिए। ठीक है। अब अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, कुछ ऐसे हैं जिसमें इनकम्प्लीट होती है, कुछ ऐसे हैं जिसमें नहीं भी होती है। नहीं जिसमें होती है उसमें जैसे एग्जांपल है ब्रिसल टेल का, एग से बना इमेच्योर इंस्टार, इंस्टार से बना एडल्ट। इनकम्प्लीट की बात करें जैसे ग्रास ऑफर में होता है, एग से बना निम्फ, निम्फ ही रहा और निम्फ की स्टेजेस चेंज हुई बस, उसके बाद वो बन गया एडल्ट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जैसे कि इसमें है, पहला एग बना, एग के बाद लार्वा बना, लार्वा के बाद प्यूपा बना, प्यूपा के बाद एडल्ट बना। ये वेरिएबल है। ज्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें अंडरगो करते हैं चेंजेस अलग अलग शेप्स में, फॉर्म्स में, जिसको कि हमने बताया कि उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कुछ स्पीशीज में माइनर मॉडिफिकेशंस होती हैं, बट कुछ में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक होती हैं, जैसे कि लेगलेस वॉर्म लाइक इमेच्योर इंडिविजुअल्स से लेकर के एडल्ट्स जिनके पास लेग्स और विंग्स होते हैं जैसे कि फ्लाइज, वेरिएबल रहता है। परहैप्स कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एंटोमोलॉजी में जो कि रिजल्ट करता है पोलराइजेशन से, जो भी कैटेगराइज्ड मेटामॉर्फोसिस के इवेंट्स हैं। एक क्लासिफिकेशन इंक्लूड करती है जिसमें कि इमेच्योर्स जो कि एक्सटर्नल विंग पैड्स रखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्सोटेरिकोटा, और स्पीशीज कुछ ऐसी है जिनके पास इंटरनल विंग पैड्स होते हैं जिसे कहते हैं एंडोटेरिकोटा। दूसरी जो क्लासिफिकेशन आती है डिमार्केशंस को लेकर के, जैसे कि हम देख सकते हैं बेसिकली 4 तरीके की क्लासिफिकेशन होती है इसमें। एक है जिसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, जिनको ए के नाम से हम जानते हैं। दूसरे आते हैं जिसमें ग्रेजुअल होती है जिसे कहते हैं पोरोमेटाबोला। तीसरा आता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसमें होती है जिसे कहती है हेमी मेटाबोला। और दूसरा आता है आपका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसको कि कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम इसको, हेमी के बाद आता है आपका होलो मेटाबोला।
कुछ इस तरह के इवेंट्स होते हैं। ए मेटाबोला या जिसमें नो मेटामॉर्फोसिस है, जैसे कि सिल्वर फिश है। लाइफ स्टेजेस देखो इसके, एग है, यंग वंस हैं और एडल्ट है। ये प्रिमिटिव है। इसमें जो हैचिंग इंसेक्ट होता है वो रिजेंबल करता है एडल्ट को सभी रिस्पेक्ट्स में, साइजेस के, बाकी सब चीजों के। फिर आता है आपका पोरोमेटाबोला, इसमें की ग्रेजुअल होती है मेटामॉर्फोसिस, जैसे कि कॉकरोच है। इसमें एग है, अगला स्टेज है निम्फ, फिर आता है आपका एडल्ट। फिर आता है आपका हेमी मेटाबोला, ये इनकम्प्लीट है। इसकी लाइफ स्टेज में आता है नया के, सिर्फ यही चेंज है इसमें। फिर आता है होलो मेटाबोला, ये कंप्लीट होता है, जैसे कि बटरफ्लाई और मॉथ में। इसमें एग भी है, लार्वा भी है, प्यूपा भी है और एडल्ट भी है। अब एक बार हम इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब इसमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, जैसे कि पोरोमेटाबोला जो है, इसमें इमेच्योर का जो डेवलपमेंट होता है वो टर्मिनली रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। हेमी मेटाबोला, इसमें इमेच्योर्स जो होते हैं वो पानी में रहते हैं, इनहेबिट करते हैं वाटर में, इनकम्प्लीट। ये जो हेमी वाले हैं ये वाटर में रहते हैं, इसीलिए इनके जो यूनिट्स होती हैं उनको न्याड्स कहा जाता है। रिटेन करती हैं एंडोप्टेरोगेटा सिंगल यूनिट की तरह, जो कि होलो, ये वाला हो गया आपका होलो मेटाबोला। ठीक है, इसको हम, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है इसमें, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड आपको मैंने देने की कोशिश की है। जब चेंज होता है इमेच्योर का एडल्ट में, बट उसमें कोई एक्सट्रीम मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, तो वो इनकम्प्लीट या हेमी की कैटेगरी में जाता है। इमेच्योर्स या जो निम्फ्स होते हैं, अलग अलग केस में उसको लार्वा भी कहते हैं, वो कैटेगराइज होता है, उसमें विंग पैड्स की मदद होती है, एक्सटर्नल विंग पैड्स होते हैं, एक्सेप्ट कुछ उनमें जिनमें की इनकम्प्लीट होता है इवेंट्स। फूड और इकोलॉजी जो होती है सिमिलर होती है, सभी स्टेजेस में खाना पानी सब सेम मिलता है। जो ग्रेटेस्ट डिस्पैरिटी होती है हेमी के केस में वो होती है कि क्योंकि ये सिर्फ वाटर में होता है, इसलिए इनके जो बच्चे होते हैं या जो इनका इमेच्योर स्टेज है उसे नैड्स कहा जाता है। जो ओडोनाटा के निम्स होते हैं उनका मतलब सबकी अपनी अपनी स्ट्रक्चर्स, अब हर किसी का मॉडिफिकेशन अलग है। जैसे कि जो ओडोनाटा के निम्स होते हैं उनमें लेबियम उनका बड़ा होता है ताकि वो प्रे को अपनी गिल्स की मदद से कैच कर सके। तीन फ्लैट उसमें टेल लाइक ट्रैकियल गिल्स होते हैं किसी किसी में। अलग अलग इमेच्योर्स के अलग अलग क्वालिटीज हैं, ठीक है। मेजोरिटी जो इंसेक्ट स्पीशीज की है, अप्रोक्सीमेटली 80% जो होती है उनमें की प्यूपा की स्टेज होती है, और वो अंडरगो करते हैं डिफरेंशिएटेड डेवलपमेंट। एंड ऑफन मेजोरिटी जो होते हैं जिसमें कि लार्वा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है हिस्टोलिसिस की मदद से। और जो एडल्ट स्ट्रक्चर है इमेच्योर्स में, वो बिल्डअप होता है इधर छोटे ग्रुप्स में एडल्ट टिश्यू के, जैसे कि इमेजिनल डिस्क है उसकी मदद से। अब इसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनको कैटेगरीज में, जैसे कि एक है ए मेटाबोला, जिसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं है, जैसे कि हमने ऑलरेडी अब बात कर ली है कि इसमें फीडिंग 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 मोल्ड स्टेजेस आते हैं, फीडिंग होती है। फिर आता है आपका हेमी मेटाबोला जो कि इनकम्प्लीट है। फिर आता है आपका होलो मेटाबोला जो कि आपका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कुछ और कुछ एनलार्ज्ड फिगर्स के केसेस हैं जहाँ पे कि विंग्स एडल्ट्स में आउटसाइड भी होते हैं। ये जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये अलग अलग एडवांस स्पीशीज में मिलता है। लार्वा टेंड करता है, बिकम होता है, कभी कभी डोमिनेंट होता है किसी फीडिंग स्टेज में। प्यूपा लेस एसेंशियली ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज है। एडल्ट स्पेशलाइज्ड होता है डिस्पर्सल और रिप्रोडक्शन के लिए। तो हर किसी का अपना इवेंट उसमें रहता है। ऑल तो ज्यादा एडल्ट्स फीड करते हैं, कुछ सरवाइव करते हैं न्यूट्रिएंट्स पे जो कि उनके फैट बॉडी में स्टोर्ड होता है ड्यूरिंग जो कि उनकी लार्वा स्टेज थी। कुछ स्पीशीज में एपेरेंट डिविजन्स होती हैं, बायोलॉजिकल लेबर की काम उनका डिवाइडेड होता है। कुछ केसेस में वेदर की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से वो डिफरेंशिएट भी होता है। प्यूपल स्टेज तीन तरह की होती है, एक होती है एक्सेसरेट प्यूपा, ठीक है। दूसरी है आपकी सेकंड, अच्छा एक सेकंड पहले इसको देख लेते हैं। प्यूपल स्टेजेस में जो पहली है एक्सेसरेट प्यूपा, ये अपेंडेज नहीं रखता है अपनी बॉडी में। सिचुएशन जो कि न्यूरोप्टेरा में पाई जाती है, ट्राइकोप्टेरा में पाई जाती है, वो मोस्ट कोलेप्टेरन्स में पाई जाती है, कुछ लेपिडोप्टेरन्स भी हैं और कुछ हाइमेनोप्टेरन्स भी हैं। दूसरा आता है आपका ऑप्टैक्ट, ठीक है। ऑप्टैक्ट में क्या होता है, जैसे कि ये केस है आपका ऑप्टैक्ट का। ऑप्टैक्ट में क्या है कि अपेंडेजेस होते हैं जो कि फ्यूज होते हैं बॉडी से, और ये होता है कॉमन मोस्टली लेपिडोप्टेरन्स में। कुछ कोलेप्टेरन्स, कुछ डिप्टेरन्स उस तरीके से वो भी आते हैं। तीसरा आता है जिसमें कि लास्ट जो उनका लार्वल एक्सोस्केलेटन है, जिसे हम पिपेरियम कहते हैं, और उसे हम क्लासिफाई करते हैं वो आर्केट से। ये तीसरा उनका
क्लासिफिकेशन रहता है। प्यूपा इन जनरल एग्जिबिट करता है सिर्फ लिमिटेड मूवमेंट, और कुछ प्यूपा ससाइल भी होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं बाग के नीचे, कुछ रिट्रैक्ट करते हैं, फैशन्ड होते हैं। लार्वा जैसे कि सिल्क कोकून है, ठीक है, जो कि लास्ट इंस्टार लार्वा है। बोथ जो ग्रोथ और मेटामॉर्फोसिस हैं दोनों ही अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट होते हैं टेम्परेचर से, क्योंकि इंसेक्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। 30 डिग्री के केसेस पे क्या होता है कि जो हाउस फ्लाइज हैं वो बन जाती हैं प्यूपा 5.5 डेज पे, जब वो हैच करती हैं एग से। लेकिन 10 डिग्री अगर टेम्परेचर होगा तो उसको 34 डेज की ज़रूरत होगी। तो ये टेम्परेचर वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छा, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड ह्यूमन बींग्स किस कैटेगरी में आते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप अभी तक अटेंटिव हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले अच्छा एक चीज़ हम मिस कर दी। यहाँ हम देख सकते हैं एक मोल्टिंग इवेंट हो रहा है लार्वा का। ओल्ड जो एक्सोस्केलेटन उसका थिन है और वो लिमिटेड स्ट्रेचिंग देगा, जैसे कि हमने पहले बात की थी। जो आउटर है और इनर है उसमें क्या डिफरेंस है वो आप इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है प्यूपा में। यहाँ पे प्यूपा में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, प्रोटेक्टिव कोकून है इसका, जो कि 3 लेयर्स में है। ठीक है, इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलिए अब आता है इम्पोर्टेंट अगला इवेंट जिसे हम कहते हैं डायापॉज। डायापॉज एक ऐसा इवेंट है जब जहाँ पे सब एक्टिविटीज हॉल्ट हो जाती हैं, रुक जाती हैं। ये एक ऐसा इवेंट है, पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज है। इसको हम डोरमेंसी की स्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, डी से डायापॉज, डी से डोरमेंसी। ये जो फिनोमिना है ये परमिट करता है किसी भी इंसेक्ट को सरवाइव करने के सीजनल सिचुएशंस में। जब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की अगर वो करेगा तो उससे उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि अगर खाना नहीं मिल रहा है, एग्जॉशन हो चुका है उसके फैट का, स्टोर्ड फैट का, या फ्रीजिंग हो चुकी है, उस केस में ये इसको हेल्प करता है। ज्यादातर जो टेम्परेट स्पीशीज होती हैं, कुछ ट्रॉपिकल्स भी डायापॉज में एंटर करती हैं कुछ स्टेजेस में अपने लाइफ के। ज़्यादातर इंस्टेंसेस में जो डोर्मेंसी होती है एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड इवेंट है, और इसका जो रिवर्सल अकर करता है बहुत ही मुश्किल से और डिफिकल्टी से, अनफेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं तब। जो फोटो पीरियड होता है इंक्रीज करता है शॉर्टन डेज, मतलब इसका जो रिलेशन है वो लाइट आवर्स से आप समझ सकते हैं। और डायापॉज दो तरीके का होता है, एक होता है ऑब्लिगेटरी, एक होता है फैकल्टेटिव। जो ऑब्लिगेटरी होता है वो कब कब वो किसी किसी स्टेज में होता है, जरूरी नहीं है कि ऑल द टाइम रहेगा, स्टेजेस वाइज होता है। और वो कॉमन होता है यूनिवोल्टाइन स्पीशीज में, यानी कि जिनकी विद ओनली वन जनरेशन ईच ईयर जो कि गुजारते हैं। जबकि डायापॉज ऑब्लिगेटरी के केस में एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है ओनली ड्यूरेशन पर्टिकुलर, जो कि जब वो एक्टिविटीज नहीं कमेंस कर रहे हैं। दूसरा आता है फैकल्टेटिव डायापॉज, ये अकर करता है जब एनवायरनमेंट कंडीशंस डिक्टेट करती हैं, प्रोबेबली मोस्ट कॉमन स्पीसीज में, जब स्टिमुलस एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को कम कर देता है, टेम्परेचर को कम कर देता है, और फूड भी एक्टिवली उनको अवेलेबल नहीं होता है। डायापॉज इज नोन फ्रॉम एवरी लाइफ स्टेज, किसी भी लाइफ स्टेज में आपका डायपॉज हो सकता है। मस्कीटो की जैसे एडीज की अगर हम बात करें तो एम्ब्रायो डेवलप करता है जब लार्वा की कन्वर्जन होती है, तो तब वो डोमेंसी में एंटर करता है। हैचिंग अकर करती है ओनली जब एग सबमर्ज हो जाता है और ऑक्सीजन प्रेशर कम होता है। जो मॉस्किटोज हैं वो सरवाइव करते हैं फ्रीजिंग कंडीशंस में भी, और जबकि जीरिक कंडीशंस होती है, डेजर्ट कंडीशंस होती है, तब भी वो सरवाइव करता है। तो ये होता है अलग अलग एक्टिविटीज का, उनको एक्टिवली वो मेटाबोलाइज कर पाते हैं, इसलिए वो कर जी सकते हैं। एग्जाम्पल करें, अगला हम एग्जाम्पल करें तो सर्कोपिया जो मॉथ है उसमें डायापॉज अगर करता है प्यूपा के स्टेज में, और वो सिर्फ तभी ब्रेक होता है जबकि पीरियड जो है फ्रीजिंग का वो खत्म हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। तो अलग अलग सीजन वाइज उनको डायापॉज या फिर ये इवेंट जो है वो होता है। अगला है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन सिंपली आप छिपकली में देख सकते हैं, इंसेक्ट्स जो नॉर्मली रीजेनरेट करते हैं, मतलब उनका कोई बॉडी पार्ट कटा तो उन्होंने वही बॉडी पार्ट वापस से रीजेनरेट कर लिया। सिंपल सिंपल साइंस है ये। कॉन्ट्रास्ट वर्टिब्रेट्स और एनिलिड्स के कंपैरिजन में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि और जो एम्ब्रियोलॉजी है वो सपोर्ट करती है। रीजनरेशन होता है, स्टार्ट करता है, डिवीजन होती है, वहाँ पे माइग्रेशन होती है एपिडर्मल सेंस की, और जो भी लॉस स्ट्रक्चर है उसको रिवाइव किया जाता है। नर्व्स और जो ट्रैकियाज होते हैं वो ग्रो करते हैं उस एरिया में, मसल फॉर्मेशन जो कि डिटरमाइन नहीं होती है उस टिश्यू में वो भी धीरे धीरे आती है। सब्सिक्वेंट मोल्ड्स के बाद ज्यादातर जो लॉस स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ज्यादातर इंसेक्ट जैसे कि वॉकिंग स्टिक्स जो हैं उनके वीक पॉइंट्स होते हैं अपेंडेजेस, और वो लूज करते हैं स्ट्रक्चर्स को जब वो किसी भी प्रेडेटर को पकड़ते हैं।
लॉस जो होता है अफोर्ड कर सकता है इंसेक्ट ओनली एस्केप करके। जब उसे बचना है तब वो कहीं ना कहीं अगर अपनी एक बॉडी पार्ट को लूज करके भी बच सकता है, तो उसका एक मीन्स है उसको अपने आप को बचाने का। लिम्स जनरली ऑफर करते हैं ट्विचेस और डाइवर्ट करते हैं अटेंशन को जब वो एस्केप करते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं ऑटोटोमी। ठीक है। और सब्सिक्वेंट मोल्ड्स जो है रिजल्ट करते हैं उसके रिप्लेसमेंट के, और धीरे धीरे जो है इस स्टेज के दौरान उनको क्या हो जाता है, अपनी रिकवरी हो जाती है। अच्छा, एक चीज हमने मिस कर दी, डायाबॉस का एक बहुत अच्छा यहाँ पे ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया हुआ है। बाय वोल्टाइन मतलब कि 2 पर ईयर, मल्टी वोल्टाइन मतलब कि मैनी पर ईयर। इसमें आप देख सकते हैं बाय वोल्टाइन के केस में कितना डेवलपमेंट है, दोनों की केस में। मल्टी वोल्टाइन के केस में कैसे डेवलपमेंट है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। ये कॉर्न बोरर है, ये सिल्क फॉर्म है, ये एफिड है। लार्वा था, प्यूपा बना, एडल्ट बना, एग बना, लार्वा बना, प्यूपा बना, एडल्ट बना, एग बना, लार्वा बना। इस तरीके से देखिए किस तरीके से इनके स्टेजेस वर्क कर रहे हैं। अब आ गए हम वापस से रीजनरेशन पे। ठीक है, अच्छा रीजनरेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। अब आए हम एंडोक्राइन सिस्टम पे। एंडोक्राइन सिस्टम एक सिंपल एक स्ट्रक्चर है जो कि एक ग्लैंड या टिश्यू हो सकता है, जो कि प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स या मैसेंजर्स, प्रोड्यूस केमिकल मैसेंजर्स कह सकते हैं, जो कि सिक्रीट करता है, या तो उनको ब्लड में सिक्रीट करेगा या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में करेगा। इंसेक्ट में जो ये ग्लैंड्स होते हैं, अप्रोप्रिएटली इनको कहा जाता है, इनको रेफर किया जाता है, टिश्यूज होते हैं जो कि रिलेटिवली सिंपल होते हैं। ज़्यादातर कॉमन जो नर्वस टिश्यूज है जिनका मॉडिफिकेशन होता है हार्मोनल प्रोडक्शन या सिक्रीशन से रिलेटेड, वो ये मेजरली इम्प्लाई करते हैं। हार्मोन्स जो है कैटेगराइज किए जाते हैं उनकी एबिलिटी को लेकर के, ताकि वो अलग अलग रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं माइन्यूट क्वांटिटीज में अलग अलग स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू पे। रिएक्शन साइमल्टेनियस हो सकता है, या स्टिमुलेटरी भी हो सकता है, या इनहिबिटरी हो सकता है। हो सकता है कि ऑन करना है किसी चीज को, या फिर किसी चीज को ऑफ करना है, आप समझ सकते हैं। सारे टिश्यूज में सेम कॉम्पिटेंसी नहीं होती है। प्रेजेंस एंड इफेक्ट जो होता है हॉर्मोन्स का, वो डिफिकल्ट होता है डेमोन्स्ट्रेट करना। जब प्रेजेंस होती है किसी भी हार्मोन की, सस्पेक्ट की जाती है, तो साइंटिफिक एविडेंसेस होते हैं कॉज और इफेक्ट के, कि जिसकी वजह से वो हार्मोन प्रेजेंट हुआ। क्योंकि इंसेक्ट का साइज स्मॉल होता है, इसलिए डिफिकल्ट होता है आइसोलेट करना टिश्यूज को, कंपाउंड्स को, जब तक काफी इसमें रिसर्च ना की जाए। तो बेसिकली इनका काम होता है कि जो मेनली कंट्रोल करना ब्रेन हॉर्मोन्स को, या जो भी न्यूरो सिक्रेटरी सिस्टम है उसका मेंटेन करना, वो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। और मेजरली इनका काम होता है हार्मोन्स रिलीज करना। अब आता है ग्रोथ एंड मेटामॉर्फिक हार्मोन्स। ठीक है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ हार्मोन्स जो आया था, वाइडली जो नोन था, वो रिलेटेड था इसी इवेंट से, ग्रोथ और मेटामॉर्फोसिस से। जो डिस्कवरी और टेक्निक्स होती हैं इलूसिडेट करती हैं प्रेजेंस और रोल जो कि प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। विलियम के द्वारा, विगल्सवर्थ के द्वारा अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिनकी समरी हमने इसमें दिखाई है कि एक्सपेरिमेंट्स जो है इलुस्ट्रेट किए गए ब्रेन हार्मोन पे, तो अलग अलग लाइगेशन किया गया। ये तो काफी मतलब डिटेल्ड है, आप देखना चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं। सर्टेन जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं प्रोटोसेरिब्रम में, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, प्रोटोसेरिब्रम क्या होता है, मैं दोबारा नहीं उसको डिटेल में जाऊंगी वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। कुछ तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं प्रोटोसेरेब्रम में, वो प्रोड्यूस करते हैं ब्रेन हॉर्मोन्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं इन्वॉल्व इस हार्मोन को प्रोड्यूस करने में, वो वेरी कर सकते हैं। हो सकता है 5 हो, 10 हो, 20 हो, या कुछ थाउजेंड्स में हो। जब एक बार सिक्रीट हो गया तो वो हार्मोन मूव करता है एक्सॉन्स के द्वारा। मतलब एक जो नर्व सेल होता है उसका डेंड्राइट्स और एक्सॉन, ये सब उसके पार्ट्स होते हैं। तो एक्सॉन्स के द्वारा वो मूव करता है, और इस मूवमेंट के बाद वो अलग अलग साइट्स पे रीच करता है। जब सिंथेसाइज हो जाता है तो उसके बाद वो ब्रेन से मूव करता है, तो इसको क्या कहते हैं, कॉर्पोरा कार्डिका, इसके थ्रू ये मूव करता है, जहाँ पे कि वो रिलीज हो रहा है हेमोलिव में, मतलब कि ब्लड में, स्पेसिफिक टाइम्स में। जो टारगेट टिश्यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोटोथोरैसिक ग्लैंड्स, जो कि एक्टिवेट होते हैं इसके बाद। जो प्रोटोथोरैसिक होते हैं यानी कि थोरैसिक ग्लैंड्स होते हैं, वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, एसोसिएट होते हैं फर्स्ट पेयर ऑफ थोरैसिक स्पाइरिकल्स से। यहाँ पे स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल्दो जो छोटे होते हैं, बट इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जब इनहिबिटरी हार्मोन एब्सेंट होते हैं या कम कंसंट्रेशन में होते हैं, तो एक डायसोन्स जो हैं वो भी इंड्यूस हो जाते हैं किसी भी इमेच्योर से एडल्ट के फॉर्मेशन के स्टेज में। थर्ड ग्रुप जो हॉर्मोन्स का होता है वो होता है सिंगुलेटरी या फिर जुवेनाइल हॉर्मोन्स जिन्हें कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस होते हैं कॉर्पोरेट अलाटा में। ये हमने ऑलरेडी बात की हुई है, तो आप पुरानी स्लाइड्स में जाके देख सकते हैं। और वो मेंटेन करते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग किसकी, नो लार्वा जो की जो जीन्स होते हैं उसकी। जब दोनों ही एक मतलब कि डाइसोन्स और जुवेनाइल हॉर्मोन्स प्रेजेंट हैं, तो ग्रोथ और मॉल्टिंग होगी, बट लार्वा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो परपेचुएट हो जाएंगे। जुवेनाइल हॉर्मोन सिंथेसाइज होते हैं, और ये इंपॉर्टेंटली उसको इफेक्ट करते हैं उसकी ग्रोथ में। जब इमेच्योर होता है, जिस जो कि एडल्ट के, मतलब इमेच्योर जनरली सिमिलर होते हैं एडल्ट के, जो कि बस मेटामॉर्फोसिस का डिफरेंस है। एडल्ट भी प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट पॉइंट में।
ठीक है, जो नेक्स्ट मोल्ट उसका आएगा। अगर हाउएवर जो ड्रास्टिक ऑल्टरेशंस होते हैं वो होते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे, जब 2 मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि पहला जो इंस्टार है जिसको प्यूपा कहते हैं, सेकंड वाला जो इंस्टार है उसे हम एडल्ट कह रहे हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं जो मिमिक करते हैं जुवेनाइल हार्मोन्स को, वो प्लांट्स में भी मिलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो कॉर्पोरा एलाटा जिसकी हमने बात करी कि जो हार्मोन रिलीज करने में इसमें मदद कर रहा है अर्ली इंस्टार में, हो सकता है कि वो रिजल्ट करे प्री मैच्योर मेटामॉर्फोसिस में, और जो डवार्फ अडल्ट है वो बनाए। कॉन्ट्रास्ट की बात करें, जो इम्प्लांटेशन होती है कॉर्पोरस इलाटा की इंजेक्शन में या फिर इंजेक्शन की किसमें, जुवेनाइल हार्मोन में, वो लास्ट इंस्टार तक प्रोड्यूस, इतना आपको डिटेल में नहीं समझने की जरूरत इसको, ठीक है। अगला आ गया आपका फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्या होते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आप समझ लो जो कि एक्सटर्नल इफेक्ट कॉज करते हैं। इनका माइन्यूट कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को एक्सेंचुएट करने के लिए। जब फेरोमोन्स इमीडिएट इफेक्ट में आते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बिहेवियर ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं इन सब चीज़ों से, तो रिलीज सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं अनदर चेन ऑफ डेवलपमेंट जो कि प्राइमर सब्सटेंस कॉज करता है। फेरोमोन्स मतलब कि कुछ ऐसे हार्मोन्स आप समझ लो कि अगर फीमेल यहाँ है, मेल यहाँ है, तो फीमेल से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज हुए जिससे कि मेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। ये है फेरोमोन्स, और फेरोमोन्स की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसमें सेक्स फेरोमोन्स। ये क्या होते हैं? हैब्रे ने हैब्रे ने प्लेस किया था फीमेल मौत को केज में आउटसाइड किसी घर के, और मेल मौत को उसने अट्रैक्ट किया, सेम उसमें सिनेरियो जो मैंने आपको बताया। ज्यादातर जो फीमेल्स हैं वो नहीं ड्रॉ होंगी, लेकिन सिर्फ मेल उसमें उसमें अट्रैक्ट होगा। ये जो ये जो केमिस्ट्री है, जो ये साइंस है, ये सेक्स फेरोमोन्स की है। सेक्स फेरोमोन्स जो यूजुअली प्रोड्यूस होते हैं एब्डोमिनल ग्लैंड्स में। नोटेबल एक्सेप्शंस है, हो सकता है कि वैसे तो एब्डोमिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, बट कई एक्सेप्शंस के केसेस में मैंडिबुलर ग्लैंड से भी रिलीज हो सकते हैं, जैसे कि क्वीन हनी बी के केस में होता है। इसके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला आता है ट्रेल फिरोमोन। ट्रेल फिरोमोन क्या है? ये जनरली एंड्स और टर्माइट्स के केस में होता है। आपने देखा होगा जो एंड्स हैं या जो ये चींटियां हैं, वो पूरी एक लाइन में चलती हैं, एक दूसरे के लिए वो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से वो एक के पीछे एक लाइन में चल पाती हैं। सिंपल ये वो केस है। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस जो होते हैं इसमें ओरिजिनेट करते हैं टॉर्सल ग्लैंड से, जो वहां से एब्डोमिनल ग्लैंड से भी हो सकते हैं या फिर एलिमेंट्री कैनाल से भी हो सकते हैं। ज्यादातर इंस्टेंसेस में जो ट्रेल हार्मोन्स होते हैं वो हाईली वोलेटाइल होते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस इनको रिलीज होना होता है, जिसकी वजह से ये इंश्योर कर सकें कि प्रॉपर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये सेम है, ठीक है। सिंस जो ट्रेल हार्मोन डिटेक्ट हुआ एंटीना से, लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ने उसको फॉलो किया और धीरे धीरे सी लाइन बनती गई। अलार्म या जो अलार्म फेरोमोन्स क्या होते हैं? ये अलर्टिंग फेरोमोन्स हैं। आंट और टर्माइट्स प्रोड्यूस करते हैं इसको तब जब वो एक्साइट होते हैं अपनी सिबलिंग की एक्टिविटी को देख करके। इमरजेंसी जो इनिशिएट करती है रिलीज, वो हो सकता है कि नेस्ट वॉल टूट गई है या कुछ ऐसा इवेंट हो गया है, प्रेडेशन हो गया है, अटैक हो गया है, तब ये रिलीज होता है। हनी भी प्रोड्यूस करती हैं अलार्म फेरोमोन्स स्टिंग ग्लैंड्स से जो उनका निकलता है। सोल्जर जो होता है जब प्रेजेंट होता है स्पेशली एक्टिवेटेड होता है, डिफरेंट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं अलार्म सिक्रीशन। एंड्स के केसेस में मैंडिबुलर से आता है, मतलब हर किसी के केस में अलग अलग ऑर्गन से आता है। अगला आता है एडिशनल सोशल फेरोमोन। कॉलोनी का कोहेशन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्वीन फेरोमोन जो हनी भी रिलीज करती है, और जो कुछ सोशल वॉस्प हैं वो इनिबिट करती हैं मैचुरेशन ओवरीज का बाकी किसी वर्कर्स की, क्योंकि इतना पावरफुल उनका अपना खुद का सेंट होता है, अपना खुद का फेरोमोन होता है, तो उसी की वजह से जो बाकियों की ओवरीज हैं वो डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है जो कि सोशल फेरोमोन का एग्जांपल है। अगला आता है आपका वर्सिकॉन। ये एक हार्मोन है जो कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं गैंग्लिया में, और ये नेसेसरी होता है एक्सोस्केलेटन को डार्क बनाने की या स्क्लेरोटाइज करने की। कॉकरोच के केसेस में जो ये हार्मोन है अपीयर करता है बाहरी ओल्ड क्यूटिकल स्पिल्स में, बट बाकी इंसेक्ट्स के केस में जैसे कि लेपिडोप्टेरन्स है, डिप्टेरन्स है, इसका जो रिलीज है हो सकता है डिले हो अंटिल जो एडल्ट जो है एस्केप कर रहा है कोकून से, प्यूपा स्टेज में आ रहा है तब तक। नॉलेज जो हार्मोन्स की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन जुवेनाइल हार्मोन्स का अगर करता है एडल्ट इमरजेंस के पहले, और जो डायापॉज हार्मोन है ओरिजिनेट करता है सब इसोफेरिंजियल गैंग्लियन से। ये कॉज करता है सेकेंड जनरेशन एग्स को सिल्क फॉर्म मौत के, ताकि वो एंटर कर सकें डायापॉज में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। अनडाउटेडली हार्मोन्स यूजफुल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं की वजह से काफ़ी साइंटिफिक एक्टिविटीज इंसेक्ट्स के केसेस में होती हैं। ज़्यादातर जो हाइपोथेसिस है वो इंक्लूड करती है न्यूरोसिक्रेटरी टिश्यूज को, सब इसोफेरेंजियल गैंग्लिया, ब्रेन, सारा कुछ कॉर्पोसेलाटा, ये सब एडिशनली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि वो एक्टिविटीज को स्मूथन अप कर सके।
बात करें क्वेश्चंस की, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में मिल जाएँगे, आप इसके आंसर्स वहाँ से देख सकते हैं। वैसे ऑलमोस्ट हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं क्योंकि हमने डिटेल में चैप्टर को डील किया है। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका आंसर उसमें कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।